नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः वयम् एकादशकक्षायां संस्कृतनिर्झरां पठन्तः स्मः। अस्माभिः एतस्य पाठ्यपुस्तकस्य 6 पाठाः पठिताः। अद्य वयं सप्तमं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा एकादश में संस्कृत निर्झरा का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 6 पाठों को पढ़ा, उन 6 पाठों के प्रश्नोत्तर भी हल किए। आज हम 7वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संस्कृतस्य प्रासंगिकता। संस्कृत की प्रासंगिकता, या उसे हम उपयोगिता कहें, अनुरूपता या सामयिकता, कुछ भी कह सकते हैं। सबसे सरल जो होगा वो होगा उपयोगिता, संस्कृत की उपयोगिता। आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत की क्या उपयोगिता है, इसको आज हम देखेंगे। तो पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में शिक्षक तथा छात्रों के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि संस्कृत भाषा आधुनिक सामाजिक परिदृश्य में किस प्रकार उपयोगी है। आदिकाल से ही संस्कृत भाषा ने चिकित्सा, योग, आयुर्वेद और आधुनिक यांत्रिक युग को भी उपकृत किया है। तो पाठ का परिचय संक्षिप्त सा यहाँ पर दिया है, बाकी हम पाठ में पूरी इसकी पाठ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे देखेंगे हम संस्कृत कक्षायाः परिदृश्यम। संस्कृत कक्षा का यह दृश्य है। कक्षायां शिक्षकस्य प्रवेशः, कक्षा में शिक्षक का प्रवेश होता है। सर्वे छात्राः उत्थाय अभिवादनं कुर्वन्ति, सभी छात्र उठ करके अभिवादन करते हैं, अर्थात प्रणाम करते हैं। छात्राः नमो नमः, छात्र कहते हैं नमो नमः अर्थात नमस्ते। शिक्षक कहते हैं नमो नमः नमस्ते। छात्रान उपवेष्टुम कथयति, छात्रों को बैठने के लिए कहते हैं। तो शिक्षक कहते हैं अयि छात्राः भवन्तः जानन्ति यत् संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीना भाषा वर्तते। अरे छात्रों, क्या आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। इयं भाषा देववाणी सुरवाणी च इत्यादि नामना प्रसिद्धा वर्तते। इयं भाषा, यह भाषा देववाणी और सुरवाणी इन नामों से क्या है, प्रसिद्ध है। अद्य वयम् अस्याः भाषायाः प्रासंगिकतायाः विषये पठामः। आज हम इस भाषा की प्रासंगिकता के विषय में पढ़ेंगे। आज हम इस भाषा की उपयोगिता, अनुरूपता के विषय में पढ़ेंगे। छात्राः पुस्तकानि उद्घाटयन्ति, छात्र अपनी पुस्तकें खोलते हैं। शिक्षकाः भो छात्राः भवन्तः संस्कृत भाषायाः विषये किं किं जानन्ति। अरे छात्रों, भवन्तः आप सब संस्कृत भाषा के विषय में क्या क्या जानते हैं। तो छात्राः वयं किंचित जानीमः इतोपि अधिकं ज्ञातुम् इच्छामः, हम सब थोड़ा जानते हैं, थोड़ा कुछ जानते हैं। इतोपि अधिकं ज्ञातुम् इच्छामः, और भी अधिक जानना चाहते हैं, और भी अधिक हम इस भाषा के विषय में और भी अधिक जानना चाहते हैं। तो शिक्षक कहते हैं अस्तु, ठीक है। संस्कृत भाषायाः प्रासंगिकतायाः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दृश्यते श्रूयते। हाँ, संस्कृत भाषायाः प्रासंगिकता विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दृश्यते श्रूयते च। संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता या उपयोगिता विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है और सुनाई देती है। सम्प्रति विश्वस्य अनेकेषु देशेषु व्यक्तित्व निर्माणाय, चरित्र निर्माणाय, संस्कार संवर्धनाय च भाषा इयं पाठ्यते। सम्प्रति, इस समय विश्व के अनेक देशों में व्यक्तित्व निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए और संस्कारों को बढ़ाने के लिए यह भाषा पढ़ाई जा रही है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय, व्यक्तित्व निर्माण की, चरित्र निर्माण की और संस्कारों को बढ़ाने की। क्योंकि विभिन्न निर्माण तो हमारे यहाँ हो रहे हैं, सभी प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। चरित्र निर्माण भी नहीं हो रहा है और संस्कारों का संवर्धन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि संस्कारित शिक्षा का अभाव है। संगणकाय सर्वोत्तमा इयं भाषा विज्ञान दृष्ट्या अपि महत्वपूर्णा वर्तते।
संगणकाय कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा एवं भाषा, यह भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम है। भाषा विज्ञान दृष्टिया अपि महत्वपूर्णा वर्तते, और भाषा विज्ञान की दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। चिकित्सादिषु क्षेत्रेषु अस्याः प्रासंगिकता आधुनिक काले अपि दृश्यते। चिकित्सा आदि क्षेत्रों में इसकी प्रासंगिकता या उपयोगिता आधुनिक काल में अर्थात इस समय भी दिखाई देती है। सुनील कहता है, महोदय संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा कथम उत्तमा। महोदय, कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा कैसी उत्तम है, अर्थात क्यों उत्तम है, ऐसा क्या है संस्कृत भाषा के अंदर कि वह कंप्यूटर के लिए उत्तम है। तो शिक्षक कहते हैं, शृण्वन्तु ध्यानेन, ध्यानपूर्वक सुनिए। संस्कृत भाषायाः वाक्य रचनायां यदि कुत्रचित् पदक्रमः भिन्नोऽपि भवति तदपि वाक्यस्य अर्थः भिन्नः न भवति। कह रहे हैं, संस्कृत भाषायाः वाक्य रचनायां, संस्कृत भाषा के वाक्य रचना में यदि कहीं भी पदक्रमः, यदि शब्दों का क्रम भिन्नोऽपि भवति, यदि अलग अलग भी हो जाए, तदपि वाक्यस्य अर्थः भिन्नः न भवति, फिर भी वाक्यों का अर्थ भिन्न नहीं होता है, वाक्य का अर्थ भिन्न नहीं होता है। संस्कृत भाषा के वाक्य रचना में यदि शब्दों का क्रम भिन्न हो जाए तो उस वाक्य का अर्थ भिन्न नहीं होता। अर्थात आप शब्दों को, एकमात्र ऐसी भाषा है संस्कृत भाषा जिसके शब्दों को आप, जैसे मैं एक वाक्य बोलूँगा, बालकः विद्यालयं गच्छति, यह शुद्ध है, यह तो एक क्रम में है। अब मैंने कहा विद्यालयं बालकः गच्छति, ये भी शुद्ध हो गया। अभी मैंने दूसरा वाक्य बोला, फिर ये बोला गच्छति बालकः विद्यालयम, फिर भी शुद्ध है। आप शब्दों को, गच्छति को कहीं जोड़ दीजिए, आगे जोड़ दीजिए, पीछे जोड़ दीजिए, बालक को आप कहीं जोड़ दीजिए, विद्यालय को आप कहीं जोड़ दीजिए, उस वाक्य का अर्थ वही रहेगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है संस्कृत भाषा की। फिर कहते हैं, पंचाशीति अधिक 90तमे वर्षे नासा इति संस्थायाः भूतपूर्व वैज्ञानिकेन रिक ब्रिक्स महोदयेन उक्तं यत् संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर इसको पहले एक बार यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सन 1985 में नासा, अब नासा क्या है थोड़ा समझ लेना चाहिए। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे हमारा एक वैज्ञानिक केंद्र है, भारत का हमारा वैज्ञानिक केंद्र है इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है, तो ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका का यह भी एक वैज्ञानिक केंद्र है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी ये फुल फॉर्म है। तो कहते हैं कि सन 1985 में नासा संस्था के भूतपूर्व वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स महोदय ने कहा कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अर्थात संगणकस्य कृते संस्कृतं, संस्कृत भाषा उत्तमा विद्यते। इसका अर्थ है कि संस्कृत, ये कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सर्वोत्तम भाषा है। आगामिनी काले तदर्थम संस्कृत विदुषां महती आवश्यकता भविष्यति, आने वाले समय में इसके लिए, किसके लिए, कंप्यूटर को सरलता से समझाने के लिए संस्कृत विद्वानों की महान आवश्यकता होगी। क्योंकि एक समय आएगा आने वाले समय में कि संस्कृत, क्योंकि एक विडंबना, मैं आपको, बड़ी विडंबना है भारतवर्ष की कि संस्कृत जो जानते हैं वो विज्ञान नहीं जानते, और जो विज्ञान जानते हैं वो संस्कृत नहीं जानते। इसलिए भारतवर्ष में थोड़ा सा गड़बड़ है। नहीं तो
इसमें क्या है कि ये तो हमें नासा बता रहा है, इसको भारतवर्ष ने बताना था हमें, लेकिन नासा बता रहा है। ये हमारे लिए एक दुख का विषय भी है, चलो एक प्रसन्नता का विषय भी, लेकिन दुख का विषय भी है, क्योंकि हमारे देश ने इसको नहीं बता पाए। और वो उन्होंने बिल्कुल इसके लिए इतनी, अभी उन्होंने सुपर कंप्यूटर इत्यादि की भी बात की है नासा ने। तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं संक्षिप्त में ले जाता हूँ। मधु मधु कहती है, ओह महोदय, ओह महोदय, आश्चर्य कहती है, संस्कृत भाषा भाषा विज्ञान दृष्टया कथम उत्तम। ओहो, अच्छा महोदय, संस्कृत भाषा भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार उत्तम है। तो शिक्षक कहते हैं, सर्वासु भाषासु एषा वैज्ञानिकी भाषा वर्तते। सभी भाषाओं में यह क्या है, वैज्ञानिकी भाषा है। अष्टाध्यायी ग्रंथे वर्ण उच्चारण स्थानानि उल्लिखितानि सन्ति। अष्टाध्यायी जो पाणिनि जी का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में वर्णों के उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं। तेषां वर्णानाम् उच्चारणेन न केवलं भाषा शुद्धिः भवति अपितु मुखस्य व्यायामो अपि भवति। उन वर्णों के उच्चारण करने से केवल भाषा शुद्धि ही नहीं होती है, बल्कि मुख का व्यायाम भी होता है। निश्चित निश्चित स्थान उच्चारित वर्णैः विविध भाषा ज्ञाने सरलता भवति। कह रहा है कि निश्चित स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों के द्वारा, जो एक निश्चित स्थान से उच्चारित होते हैं, ऐसे वर्णों के द्वारा विभिन्न भाषाओं के ज्ञान में सरलता होती है। ज्ञान में अर्थात उनको समझने में सरलता होती है। यतो ही विविध भाषासु संस्कृत भाषायाः शब्दाः सन्ति। यतो ही क्योंकि विविध भाषासु विभिन्न भाषाओं में संस्कृत भाषायाः शब्दाः सन्ति, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। संस्कृत भाषा के शब्द, अनेक भाषाएं जो हैं, क्योंकि संस्कृत से ही अनेक भाषाएं निकली हैं, इसलिए उनमें अनेक शब्द संस्कृत के हैं। अतः भाषा विज्ञान दृष्टया अस्या भाषायाः महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। इसलिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अवगतम हुआ, समझ गए क्या? तो छात्रः आम महोदय, हाँ महोदय, आम मने हाँ, हाँ महोदय, देवः महोदय, चिकित्सा क्षेत्रे संस्कृत भाषाया का प्रासंगिकता। महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में संस्कृत भाषा की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है? तो शिक्षक कहते हैं, प्राचीन कालात् एव भारतस्य ऋषयः चिकित्सा विषये बहुषु ग्रंथेषु लिखितवन्तः। प्राचीन काल से ही भारत के ऋषि मुनि चिकित्सा विषयों में, अर्थात चिकित्सा के विषय में बहुत सारे ग्रंथों में लिखा। अर्थात प्राचीन काल से ही भारत के ऋषियों ने चिकित्सा के विषय में बहुत सारे ग्रंथों में लिखा। तो देव कहता है यहाँ पर, केचते ऋषया किंच लिखितम, वे ऋषि कौन हैं और उन्होंने क्या लिखा? तो शिक्षक कहते हैं, अश्वनी कुमारो धन्वंतरी चरक सुश्रुत अग्निवेश आदयश्च ऋषयः चिकित्सा संबंधी विविधान ग्रंथान विरच्य, यहाँ पर विरच्य होगा, आयुर्वेदस्य परंपराम समृद्धम अकुर्वन्। कह रहे हैं अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, अग्निवेश आदि ऋषियों ने चिकित्सा संबंधी विभिन्न ग्रंथों की रचना करके आयुर्वेद की परंपरा को समृद्ध बनाया, समृद्ध किया उन्होंने। तो ये सारे आयुर्वेद से संबंधित ऋषि हैं। इनका ऋग्वेद में भी बहुत वर्णन है। तो वेदेषु चिकित्सा विषयक विविधानि महत्वपूर्णानि तथ्यानि उल्लिखितानि सन्ति। वेदेषु, वेदों में चिकित्सा विषयक, चिकित्सा से संबंधित विविधानि महत्वपूर्णानि, विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य उल्लिखितानि सन्ति, लिखे हुए हैं। वेदों में चिकित्सा से संबंधित या चिकित्सा विषयक विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं। तेषु विशिष्टम तथ्यम कृत्रिम गर्भाधानम, उनमें विशिष्ट तथ्य कृत्रिम गर्भाधान है। तो इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ।
तो यहाँ पर जो है कृत्रिम गर्भाधानम का अर्थ है तो बिना सहवास संबंध से ही वैज्ञानिक तरीके से गर्भधारण होना, इसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। उसके बाद परखनली शिशु। परखनली शिशु क्या है? वह बच्चा, वह ऐसा बच्चा हो जिसका गर्भाधान शरीर के बाहर प्रयोगशाला में किया गया हो। परखनली अर्थात जो हम आज देखते हैं, ये जो तकनीकी आज के समय में बहुत सारे इस क्षेत्र में आई है, तो वह बच्चा था जिसका गर्भाधान शरीर के बाहर प्रयोगशाला में किया गया हो और फिर भ्रूण को माँ के गर्भाशय में स्थापित किया गया हो, ऐसे को हम परखनली कहते हैं, परखनली शिशु। तो कह रहे हैं कि उनमें विशिष्ट कृत्रिम गर्भाधान, परखनली शिशु इत्यादि प्रथमा उल्लेखा, इत्यस्य प्रथमा उल्लेखा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त और 13वें मंत्र में मिलता है। तो इसलिए कह रहा है कि उनमें विशिष्ट तथ्य कृत्रिम गर्भाधान, परखनली शिशु, इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त और 13वें मंत्र में प्राप्त होता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्वस्य प्रसिद्धा प्राचीनतमा च पद्धति वर्तते। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्व की प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन पद्धति है। अस्यामेव परंपरायाम आचार्य सुश्रुतेन शल्य चिकित्सायाः सर्वप्रथमः प्रयोगः कृतः। अस्यामेव परंपरायाम, इसी परंपरा में आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। शल्य चिकित्सा के जनक ही सुश्रुत को माना जाता है। शल्य चिकित्सा हम जिसे आज ये ऑपरेशन इत्यादि कहते हैं, ये सारी शल्य चिकित्सा हम इसको कहते हैं, ये हिंदी में हम इसको शल्य चिकित्सा कहते हैं। आयुर्वेदे तो शरीर रचना विज्ञानस्य विकृति विज्ञानस्य च निदानम वर्तते। आयुर्वेद में तो एक शरीर रचना विज्ञान का कहता है कि आयुर्वेद में शरीर रचना विज्ञान का और विकृति विज्ञानस्य, विकृति विज्ञान कहते हैं शरीर से संबंधित प्राथमिक जांचों का, शरीर से संबंधित जितनी प्राथमिक जांचें हैं उनका निदान भी है। तो इसलिए कह रहे हैं आयुर्वेद में शरीर रचना विज्ञान का और शरीर से संबंधित प्राथमिक जो जांचें हैं उनके निदान का भी वर्णन है। अनया आयुर्वेद पद्धत्या नैके जनाः लाभान्विताः भवन्ति। इस आयुर्वेदिक पद्धति से अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। तो छात्राः महोदय एतत् तु बहु शोभनमस्ति। महोदय यह तो बहुत ही सुंदर है। तो शिक्षकः भो छात्राः संस्कृतस्य महता सर्वत्र दृश्यते। संस्कृत का महत्व, संस्कृत की महत्ता सब जगह दिखाई देती है। वर्तमाने अपि अस्य प्रासंगिकता वर्तते। वर्तमान में इस समय भी इसकी क्या है? प्रासंगिकता है, उपयोगिता है। अतः संस्कृतं पठित्वा भवन्तः सुविचारकाः, सुसंस्कारयुताः, सुसंस्कारयुक्ताः, सुयोग्याः, संगणक विशेषज्ञाः, सुचिकित्सकाः, वैज्ञानिकाः चापि भवितुम् अर्हन्ति। तो कह रहे हैं इसलिए संस्कृत को पढ़ करके आप सभी सुंदर विचारों को धारण करने वाले, संस्कार युक्त, योग्यताधारी और कंप्यूटर के जानकार तथा सुचिकित्सकाः, सुंदर चिकित्सक और वैज्ञानिक बन सकते हैं, हो सकते हैं। यदि आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत को पढ़ने के बाद आप सुंदर विचारक बन सकते हैं, संस्कार युक्त बन सकते हैं, योग्य बन सकते हैं और कंप्यूटर के विशेषज्ञ बन सकते हैं तथा सुंदर चिकित्सक बन सकते हैं। एक श्रेष्ठ चिकित्सक, चिकित्सक तो बहुत बनते हैं लेकिन सुंदर चिकित्सक, श्रेष्ठ चिकित्सक बन सकते हैं और एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। तो संस्कृतम पठ आधुनिकी भवा,
इति मंत्रम अपि वयं स्वाचरणे अवतारयामः। संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्मः। संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, संस्कृतम् अस्माकम् आत्मा अस्ति, भारतस्य अस्माकं जीवनम् अस्ति। संपूर्ण जीवनशैली अस्याम एव संस्कृतभाषायाम् अस्ति, अर्थात गीतायाम् अस्ति। तो इसलिए आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए बच्चों। संस्कृत पढ़िए और ज्ञान के लिए पढ़िए, केवल पास होने के लिए, एक डिग्री धारण करने के लिए नहीं। संस्कृतं पठ। तो अस्तु एतावदेव पाठित्वाद्यहं विरमामि। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्तु, नमो नमः।